आज के इस नारद जयंती समारोह के आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर रामकृष्ण शर्मा जी, विश्व संवाद केंद्र के माननीय अध्यक्ष सुरेंद्र मित्तल जी, विजय जी, अजीत सिंह झाला जी, समूह को उपस्थित आदरणीय मातृशक्ति और भारत माता के कार्य समूह को बहनों और भाई, वैसे तो ज्येष्ठ कृष्ण प्रतिपदा को देवर्षि नारद का जन्मदिन जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष वो 2 दिन बाद 13 तारीख को आ गया, चतुर्दशी। रविवार का समय होने के कारण इस पूरे सप्ताह में नारद जयंती के कार्यक्रम सब जगह पर होते हैं, 25 तारीख तक चलेंगे। तो आज हम उस नारद जयंती के कार्यक्रम को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए। विश्व में एक प्रकार की होड़ लगी है कि हम कुछ ना कुछ नया दिखाएं। यहाँ शिक्षा जगत के लोग बैठे हैं, गुरु तो दिख ही रहे और भी होंगे। तो शिक्षा जगत में होता है कि अनुसंधान का अर्थ ही होता है कुछ नया हमको क्या बताएं। तो वर्तमान में जो पश्चिम केंद्रित रिसर्च मेथोडोलॉजी, अनुसंधान शोध प्रविधि चल रही है, उस शोध प्रविधि में पहले आप लिटरेचर का रिव्यू कीजिए, आप अभी तक प्रकाशित जो साहित्य है उसको एक बार देखिए, उसको देखने के बाद में आप रिसर्च गैप ढूंढिए कि कहाँ पर उसके अंदर कोई आपको न्यूनता मिलती है, और फिर न्यूनता को भरने के लिए आप अपना विषय चुनिए ताकि आप कह सके कि मैंने कुछ नया बताया। भारत बिल्कुल अनोखा देश है। स्वामी विवेकानंद ने विदेशों में दिए गए भाषणों में 76 टाइम्स इस शब्द का प्रयोग किया। यू वेस्टर्नर्स विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। ये उनका वहां पर लगभग तकिया कलाम था, वो बार बार इस प्रयोग को करते थे। जब स्वामी विवेकानंद के पश्चिम में दिए गए भाषणों को पढ़ते हैं तो मुझे बड़ा आनंद लगता है जब वो ये बात कहते हैं, यू वेस्टर्नर्स विल नेवर अंडरस्टैंड दिस। तो प्रिंसटन में दिए गए भाषण में ज्ञान योग पर वो बोल रहे हैं, वहां पर उन्होंने इस शब्द का प्रयोग करके नॉलेज की डेफिनेशन, ज्ञान की परिभाषा, और इसकी अद्भुत परिभाषा दी। इन द अपरेंट डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड टू फाइंड यूनिटी, दैट इज नॉलेज। इस विश्व के भासमान नानात्व के मध्य छिपे हुए एकत्व का प्रकाश पाना ही ज्ञान है। ज्ञान की ये परिभाषा। फिर एक जगह पर लंदन में बोलते हुए उन्होंने अपने गुरुदेव पर भाषण दिया। मेरे गुरुदेव इस नाम से रामकृष्ण मठ ने उसको प्रकाशित किया है, माय मास्टर रविदास। श्री रामकृष्ण परमहंस सदैव के लिए बोलते हुए अद्भुत शब्द उस भाषण में, अंग्रेजी में भी वो काव्य में है, स्वामी विवेकानंद के स्वयं की कविता ही जैसे है। और हमारा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद के साहित्य का हिंदी में अनुवाद सुमित्रानंदन पंत ने और निराला ने किया, तो हिंदी में भी उतना ही अद्भुत काव्य। अंग्रेजी में बोलते समय स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस मेरे गुरुदेव के बारे में मैं क्या बताऊं? What can I say about him? We are so obsessed with this Vivekananda, but he had the capacity, अपने गुरुदेव के बारे में कहते हैं, he had the capacity to create thousands of Vivekananda out of a speck of dust just by sideward glances. तो मैं पढ़ रहा था कि sideward glances ये क्या है, और जब मैं उसके ऊपर हिंदी अनुवाद पढ़ा नहीं था और अंग्रेजी पढ़ करके मैं उस पर विचार कर रहा था, मैंने कहना क्या चाह रहे स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कृपा कटाक्ष। कृपा कटाक्ष का अंग्रेजी में उन्होंने अनुवाद किया साइडवर्ड ग्लांसेस। अपने कृपा कटाक्ष मात्र से एक धूलिकण से सहस्त्रों विवेकानंद को निर्माण करने की क्षमता मेरे गुरुदेव में थी, ये वहां पर कहते हैं। उसी भाषण में एक जगह पर वो कहते हैं, You Westerners will never understand, आप पश्चिम वालों को कभी समझ में नहीं आएगा कि भारत में विद्वान या ज्ञानी उसे नहीं माना जाता कि जो कहता है कि मैंने कुछ नया दिया है। भारत में तो विद्वान या ज्ञानी उसको माना जाता है जो यह सिद्ध कर सके कि मैं वही बात बोल रहा हूँ जो शास्त्रों में बताई गई है, जो वेद और उपनिषद से पहले से। हेलो, मैंने कहा मेरे चैनल पे जाकर लाइव आओ, लाइव जल्दी से। कवि कह रहे हैं उसका वर्णन करते समय, उस पर व्याख्या लिखते समय एक संस्कृत के महाकवि लिखते हैं,
व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, व्यास ने सारे जगत को उच्छिष्ट कर दिया है, झूठा कर दिया है। नथिंग न्यू कैन बी फाउंड। इसलिए बांग्लादेश में ढाका यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी की एक पीएचडी है, जिस पीएचडी में शेक्सपियरियन प्लॉट्स इन महाभारत, ये उसका विषय है। शेक्सपियर के सारे नाटकों के प्लॉट उन्होंने महाभारत में ढूंढ के निकाले और कहा कि मर्चेंट ऑफ वेनिस हो या कुछ भी हो, कुछ नया है ही नहीं, ये सब व्यास ने पहले ही लिख दिया। अरे लाइव आओ, लाइव जल्दी से। ये बात इसलिए बता रहा हूँ, लाइव हूँ मैं भी। जर्नलिज्म और फिर हाँ, प्रोग्राम देखो ना मेरे चैनल पे जाके, इतने बढ़िया प्रोग्राम चल रहे देखो, फर्स्ट क्लास। संचार और इस सब नाम से ये सारा जो विषय जनसंचार के रूप में, और जब एकेडमिक्स का पार्ट बना, जब शिक्षा जगत का पार्ट बना, तब ऐसा लगा कि हम कुछ नया कर रहे हैं। और आजकल उसमें एक पेपर भी होता है जिसका नाम है न्यू मीडिया, उसका नाम ही न्यू मीडिया है। ये सोशल मीडिया आदि को लेकर के न्यू मीडिया, टेक्नोलॉजी बदलती जाती है, किंतु संवाद और संचार तो अनादि है। संचार और संवाद तो कोई नई बात नहीं है। पशु भी संवाद करते रहे, और इस देश की 64 कलाओं में एक कला पक्षियों की भाषा सुनने की कला है। इसलिए हमारे उपनिषदों में कथा आती है, छांदोग्य उपनिषद में कथा आती है रैक्व महामुनि की, और उस रैक्व महामुनि को ढूंढने वाला जो राजा जाबाल है, वो राजा जाबाल 64 कलाओं का धनी होने के नाते उसको पक्षियों की भाषा जानता है। तो पक्षी तो आपस में, हंस आपस में बात करते हैं, रई क्व, रई क्व, रई किसके पास, रई किसके पास, और दूसरा हंस उत्तर देता है रैक्व के पास, रैक्व के पास, रैक्व के पास। तो ये रैक्व कौन है ढूंढता है, वो हंस उसको बताता है कि फलाने फलाने जगह पर एक रथ के नीचे एक और ऋषि बैठा है, जिसने प्राण को आत्मसात किया है, प्राण को अनुभव किया, यथा पिंडे प्राणा तथा ब्रह्मांडे वायु। इसे एक मंत्र को जीवन लगा दिया ऐसे रैक्व महामुनि का, और वो उदाहरण देता है पक्षियों के बीच में भी संवाद होता है। हाँ जी, नमस्कार। पक्षियों के बीच में भी संचार होता है, और उसकी बड़ी भाषा धर्म को जानने वाले ऋषि आज भी विद्यमान हैं। हम जिस देवभूमि में हैं, उस देवभूमि में सारी 64 कलाओं के हाँ, मेरे को लाइव वो चैनल पर ना लाइव आओ, दीदी को बोलो दी प्रकल्प का काम किया, तब हमको लगता था कि इसको हम पुनर्जीवित करेंगे। अहंकार होता है ना, हेलो, गुरुकुल को पुनर्जीवित करेंगे। हाँ, प्रोग्राम में लाइव आओ, लाइव चैनल में दीदी को बोलो, मेरे चैनल में जाके ना लाइव आओ, लाइव ही तुम्हें हाँ देखो जरा प्रोग्राम चलो, एक क्लास। संचार की बात होने लगी, जब पत्रकारिता की बात होने लगी, तब मन में प्रश्न आया कि भारत का कौन आदि पत्रकार है। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, नया तो कुछ है इस देश में है ही नहीं, पहले का मिलेगा नहीं, तो हम इस विषय को ही स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसलिए उस विषय को स्वीकार करना है तो हमको खोजना पड़ेगा। और तब खोजते खोजते नारद जी की खोज हुई कि सारे विश्व में, त्रिलोक में संचार करने की क्षमता और संवाद की अद्भुत शैली जिनके पास थी, वो नारायण नारायण करने वाले नारद ही पत्रकारों का। क्योंकि विश्व संवाद केंद्र मानता है कि पत्रकारिता केवल सूचना देने का और प्रोफेशन नहीं है, यह व्यवसाय नहीं है सूचना के प्रसारण का, यह समाज के मन के निर्माण करने वाले, संवाद को दिशा देने वाला एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है। यह विश्व संवाद केंद्र का मान्यता है। इसलिए तथाकथित तथ्य और सत्य के नाम पर राष्ट्र विघटनकारी सूचनाओं के प्रसारण को विश्व संवाद केंद्र संवाद भी नहीं मानता और पत्रकारिता भी नहीं मानता। इसलिए पत्रकारिता के लिए आदर्श भी सकारात्मक होने की आवश्यकता है, क्योंकि इस देश का ऋषि कहता है सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलो। तैत्तरीय उपनिषद में दीक्षांत समारोह का जो पहला वचन है वो है सत्यम वद धर्मम चर। कुल गुरु जब जाते समय गुरु अपने शिष्य को आशीर्वाद दे रहा है, जहाँ अपने जीवन को सार्थक करके समाज में कुछ योगदान दे, जब कह रहा है, वो कहते समय पहला वाक्य कह रहा है सत्यम वद धर्मम चर। और बाद में जब गुरु शिष्य संवाद में उपनिषद नहीं आता है, वो कहता है कि मेरे सामने प्रश्न है, धर्म और सत्य एक दूसरे के विपरीत हो जाए तो किसका साथ दूं। बड़ा अद्भुत डायलेमा के ऊपर चर्चा उपनिषद करते हैं।
वो कहते हैं कि किसी के प्राण की रक्षा करने के लिए अनृत असत्य वचन करना हो तो किम तत् अनृतम धर्म्यम, धर्म के अनुसार है क्या? गुरु को पूछा तो गुरु को शिष्य पूछता है, शिष्य जब ये प्रश्न पूछता है तो गुरु उसको उल्टा प्रश्न पूछता है। ये तो उपनिषदों में बहुत वर्षों से इस पर विचार किया गया है। धर्म संकट इसी को कहा जाता है जब दो धर्म एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाते हैं। एक ही व्यक्ति के दो कर्तव्य जब एक दूसरे के विपरीत खड़े हो जाते हैं तो वो धर्म संकट होता है। और भारत की पूरी रचना, भारत का पूरी परंपरा, भारत की सारी संस्कृति, भारत के सभी संस्कार इस धर्म संकट में से मार्ग निकालने का संस्कार है। मैं युवाओं को प्रश्न पूछता था कि राम जी क्यों महान है? तो राम जी इसलिए महान है क्योंकि राम जी ने अपने माता की आज्ञा का पालन करके वनवास स्वीकार किया, राज्य त्यागा, राज्याभिषेक होने वाला है, सारी तैयारियां हो रही है, 3 दिन से तैयारियां हो रही है सारे देश में से, और समस्त नदियों के जल एकत्रित आ गए हैं और इनको भी अनुष्ठान 7 दिन से कराया जा रहा है, व्रत कर रहे हैं और राम जी तैयार है राज्याभिषेक के लिए। और अचानक माता कैकेयी ने बताया, दशरथ तो मूर्छित है, माता कैकेयी बता रही है मैंने 2 वचन लिए थे तेरे पिता से, धर्म का पालन करना है, तुम जाओ, तुमको वन में जाना है। और मुस्कुराते हुए राम जी अपने माताओं का, कौशल्या का, सुमित्रा का, और जाकर के उनसे विदाई लेते हुए उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। वापस जब आते हैं तो दशरथ मूर्छा से बाहर आ गए। पहले मां ने बताया था प्रॉक्सी, आज्ञा प्रॉक्सी थी, प्रत्यक्ष नहीं थी। पिता की आज्ञा मां ने बताई थी, कैकेयी नहीं, कि पिता ने ऐसा कहा, पिता का ऐसा वचन है और तुमको पालन तैयार हो। जब प्रत्यक्ष पिता मूर्छा से बाहर आकर के शुद्धि में आ गए तब पिता राम जी को क्या कह रहे हैं? हाथ पकड़ करके कह रहे मत जा। एक कार्यक्रम चल रहा है। वाल्मीकि रामायण में दशरथ के मुख का वचन है, तू जाएगा तो अपने साथ मेरे प्राण ले जाएगा। और सत्य भी हुआ, 2 दिन में दशरथ ने प्राण छोड़ दिए राम जी के जाने के बाद। पर राम जी ने हाथ छुड़ाया और कहा धर्म की आज्ञा का पालन करूंगा, मोह की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, और वन में गए। तो राम इसलिए महान है कि आज्ञा का पालन किया। 4 दिन बाद धर्म संकट समझ लीजिए, 4 दिन बाद अपने मातुल गृह से, मामा के घर से भरत हेलो आया और भरत को कही अरे यार चैनल में जा रही, 2 वचन लिए, चैनल में जा मेरा, दूसरे वचन से हाँ राज्य मिला, चलो राज्याभिषेक की तैयारी करो। यूट्यूब चैनल खोलियो, तुम लाइव बोल। भरत कहते हुए तू मेरी माँ है या मेरी बहनी है? तुम्हें माँ कहने में मैं लज्जा का अनुभव करता हूँ। आज तक मैंने तुमको पतिव्रता मान करके, एक सदी साध्वी मान करके तुम्हारी हमेशा बात मानी है, लेकिन इस आज्ञा का मैं पालन नहीं करूंगा, मैं राज्य स्वीकार नहीं करूंगा, मैं वन में जाऊंगा, राम को वापस लाऊंगा। भरत ने माँ की आज्ञा का पालन नहीं किया इसलिए महान है, राम ने माँ की आज्ञा का पालन किया इसलिए महान है। तो आज्ञा पालन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये है धर्म संकट। यहाँ जितने प्रचारक बैठे उन्होंने घेरा है धर्म संकट। आज जब और सीमा के ऊपर संकट खड़ा हुआ, उस समय जब सेना के 3 दलों ने, केवल सेना के नहीं पैरामिलिट्री के दलों ने कहा छुट्टी कैंसल, और तब वो वीर निकल पड़ा अपने माँ को छोड़ करके। जब प्रश्न सामने आया माँ की, भारत माँ, प्रश्न सामने, पत्रकारों को रोज यह संकट झेलना पड़ता है। और आजकल तो सभी पत्रकार हो गए क्योंकि सबके हाथ में झुंझुना आ गया है। हेलो, और उस झुंझुने में लाइव आ रहा हूँ, लाइव विश्व हिंदू केंद्र से व्यक्तिगत लाइव आ रहा हूँ, चैनल को जरूर लाइव आओ फटाफट, टेलीग्राम सिग्नल जैसे माध्यम है, टेक्स्ट मैसेज का लाइव आओ, लाइव का माध्यम है, और सार्वजनिक मेरे चैनल पे फेसबुक, मेटा, एक्स और क्या यूट्यूब और क्या 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 मैं चैनल पे लाइव हूँ अभी, सबके हाथ में मैंने कहा मैं चैनल पे लाइव हूँ। हाँ अपने चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। आपका नहीं माना जाता, संघ का माना जाता। जल्दी खोल के देखो तो। हर कार्यकर्ता प्रवक्ता है।
समय यह धर्म संकट प्रतिदिन सबके सामने आता है। कल शाम को 5:30 बजे आया था कि नहीं आया था सबके सामने? कल शाम को 5:30 बजे सबके मन में धर्म संकट आया था कि नहीं आया था? पिछले 5 दिनों से 56 इंच की छाती चौड़ी करके जो बैठे थे, कल शाम को 5:30 बजे पंचर हो गए और अब क्या करना है? प्रश्न सामने आया कि नहीं? नारद जयंती इसके लिए, नारद के सामने ये प्रश्न सदा है। इसलिए हमारा ऋषि कहता है, उपनिषद का ऋषि कहता है, सामने से गौ माता आ रही है, उस गौ माता के पीछे व्याध बाण लेकर के चल रहा है गौ माता, और थोड़ी सी उसके अंदर कोई व्रण भी हुआ है, एक जख्मी है, इधर से चली गई। ऋषि बैठा है, सत्य का सम्मान करने वाला ऋषि। शिकारी पीछे से आता है, व्याध आता है, कहता है गौ माता कहाँ गई? सत्य बोले तो अहिंसा का व्रत टूटता है, गौ हत्या होती है। झूठ बोले तो सत्य का व्रत टूटता है, धर्म संकट है। हमारे ऋषि तो बड़े चतुर थे, वो दोनों में से मार्ग निकाल लेते थे। तो प्रश्न का उत्तर वो गुरु शिष्य ने कहा कि किसी शिष्य ने कहा अहिंसा का पालन करना चाहिए और झूठ बोल देना चाहिए, मुझे नहीं पता या कुछ बोलना चाहिए। दूसरे ने कहा नहीं, सच बोलना चाहिए, गो हत्या का पाप सच बोलने वाले को नहीं लगेगा, मारने वाले को लगेगा, बता देना चाहिए गाय इधर भी। चला विवाद, पूरा विवाद होने के बाद उन्होंने पूछा दोनों बातें हो सकती है क्या? पत्रकार के सामने रोज ये प्रश्न आता है, दोनों धर्म का पालन हो सकता है क्या? शिष्य हार मान ली, तब गुरु ने उत्तर दिया, प्रश्न का उत्तर दिया जा सकता है, सत्य दिया जा सकता है, और फिर भी राधा को कंफ्यूज किया जा सकता है, भ्रमित किया जा सकता है। जो पत्रकार है इस बात को अच्छे से समझते हैं, रोज उनकी लेखनी को ये काम करना पड़ता है। ऋषि ने उत्तर दिया, आंखें तो देखती है, जिह्वा उसे कह नहीं पाती। हेलो, अनुभूति तो अवर्णनीय होती है। जयंत जी कैसे हो? मेरी आंखों ने देखा, मैं वर्णन नहीं कर सकता। याद को लगा पागल है, फिलॉसफी बता रहे हैं। हेलो, हाँ, नारद जी के जीवन में ये सब सारा हमेशा आया है। मेरे परिचय में बताया, मैं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी में था, वहां शिवा स्मारक बनाने का पूरा प्रपंच चला। वहाँ की कथा ही अद्भुत है। चल रहा है नहीं वीडियो नहीं चल रहा, मैंने तो कोई प्रोग्राम चल रहा है मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके लाइव और लाइव आ रखा हूँ मैं कहीं से। नहीं वो जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, मेरे यूट्यूब चैनल पता है तुम्हें कौन सा? हाँ तो वीडियो तो बहुत तगड़े तगड़े हैं, उसमें जाके लाइव आ रखा हूँ मैं, लाइव ये प्रोग्राम देखो ना, प्रोग्राम चल रहा, जाओ तो उसमें प्रोग्राम लाइव है, लाइव दिखा रहा हूँ उसमें प्रोग्राम, मेरे प्रोग्राम है। ओके, हमारे आदि पत्रकार नारद जी ने समाचार दिया। आपको पता है वहां पर कोई आपके से विवाह करने के लिए और तपस्या कर रहा है, कन्याकुमारी नाम ही उनका कन्याकुमारी पड़ गया। पार्वती का एक रूप, पार्वती का एक अवतार, हर जन्म में शिव को प्राप्त करने की इच्छा से खड़ी हो गई और तपस्या कर रही है। शिव जी ने कहा है चलो करते हैं विवाह। तो सारे देवता आए, क्या कर रहे हो? वो बाणासुर को ब्रह्मा जी ने वर दिया है, उसको 16 वर्ष की कुंवारी कन्या ही मार सकती है, और पार्वती के जीवन का ध्येय इस जन्म में कन्याकुमारी के रूप में उस असुर का नाश करना है। शिव जी के साथ विवाह कर दोगे तो कन्याकुमारी नहीं रहेगी, असुर का वध कैसे होगा? नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं हूं ना। नारद जी ने शिव जी का कहा वो इतनी तपस्या कर रही है, तुम ऐसे ही जाकर के शादी कर लोगे, ये तो कोई विवाह कर लोगे, ये तो कोई ठीक बात नहीं हुई, आपको भी कोई परीक्षा देनी चाहिए। तो शिव जी ने कहा बताओ क्या परीक्षा देनी है? नारद जी ने कहा सूर्यास्त के बाद निकलेंगे कैलाश से, सूर्योदय होने से पहले कन्याकुमारी पहुंच। हाँ मैंने कहा प्रोग्राम शुरू हो गया, मैं पहुंच गया यहाँ पे ना। आपको प्रोग्राम देखना है तो मेरे चैनल पर जाओ, वहाँ पे पूरा प्रोग्राम लाइव देखो। मैं लाइव प्रोग्राम दिखा रहा हूँ सबको। चैनल पे जाके इनको भी बोलो रोपले जो को लाइव प्रोग्राम देखो। लाइव प्रोग्राम चल रहा है इस मेरे चैनल पे। अद्भुत तीर्थ है, बहुत सुंदर मंदिर है, सुचिंद्र बहुत सुंदर गोपुर है,
और ब्रह्मा विष्णु और महेश एक ही वृक्ष में, उनकी मूर्ति भी वहां पर है, और वहीं पर नारद जी का भी है, शिव जी भी है, नारद जी भी है। वहां 11 किलोमीटर पहले पहुंच गए सुचिंद्रम पे। नारद जी ने देखा, अरे ये तो पूरी कर ली इन्होंने शर्त, अब इनका विवाह कराना पड़ेगा, और विवाह करा दिया तो असुर का क्या होगा, धर्म संकट। तो ऋषि को याद आया, तो उपनिषद का ऋषि कहता है, सत्यम वद के साथ आगे कहता है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्य भी बोलो प्रिय भी बोलो। और आगे की बात तो और खतरनाक बोली, न ब्रूयात अप्रियम असत्यम। ये कैसे करें? अब शिव जी को बताएंगे कि तुमने शर्त तो पूरी कर दी, फिर भी आपका विवाह मैं नहीं करा सकता, क्योंकि वो कुमारी कन्या बाणासुर का वध करेगी, उसके जीवन का लक्ष्य इस बार विवाह नहीं है। असुर निखंडन के जीवन के लक्ष्य को लेकर के वो तपस्या है उनकी, उनको पता नहीं है, लेकिन मुझे उनका जीवन लक्ष्य बताना है। ऐसे ही किसी को बताना बड़ा कठिन है, और शिव जी को बताओ तो तीसरा नेत्र बार बार खोल जाता है उनका। वो मदन ने लिया है, उसका मजा चखा है। नारद जी को पता है इतिहास। नारद जी ने कहा इनको बताने से अच्छा है, नारद जी पीछे बैठे थे, शिव जी आगे बैठे थे। नारद जी ने और मुर्गे की बांग लगाई, कुकड़ों की आवाज की, शिव जी को कहा अरे सूर्योदय हो गया। मुर्गे ने बांग दे दी। भोले भंडारी कहते हो ठीक है, यहीं रुक जाते हैं। सुचिंद्रम पे रुक गए, और नारद जी की मूर्ति मुर्गे के रूप में है। शिव जी ने शाप दे दिया, मुर्गा बन गया। मुखी नारद है, पत्रकारों को शाप लेने ही पड़ते हैं, समाज के भी, सरकार के भी, लेकिन शिव जी के शाप से भयभीत नहीं होते। धर्म की रक्षा, राष्ट्र रक्षा के लिए जो काम करता है वो नारद है। नारद का असत्य इसलिए नहीं है क्योंकि वो धर्म रक्षा के लिए, असुर वध के लिए बोला गया। और फिर सीता माता को जाकर के पूरी घटनाक्रम बताई। शिव जी भी आए थे, विवाह के लिए तैयार थे, 11 किलोमीटर पहले रुक गए। माँ तुम्हारे जीवन का उद्देश्य ये नहीं है, क्या है जीवन का उद्देश्य? माँ ने पूछा, तुम जीवन का उद्देश्य बताया, बाणासुर का वध हुआ। नारद मुनि के जीवन में ऐसे प्रसंग आपको पूरे पुराणों में मिलेंगे, और उसी के कारण जो बोलते समय गजेंद्र जी ने कहा ना, उनका विदूषक का रूप या ऐसा रूप जो हुआ लोक कथाओं में, उसका कारण ही ये है क्योंकि नारद ने धर्म की रक्षा के लिए और देवताओं की रक्षा के लिए स्वयं पर लांछन लेते हुए भी सूचना से, मार्गदर्शन करने का, जन जागरण करने का व्रत सारे जीवन में पालन किया। इसलिए कल शाम को 5:30 बजे सारे नारदों की परीक्षा थी। क्या करोगे? मन उद्विग्न था, क्योंकि 5 दिन से उत्साह में थे, कट डालेंगे, कट डालेंगे, पाकिस्तान के टुकड़े कर देंगे, और क्या क्या चल रहा था। मीडिया पे देखते तो ऐसा लगता कि हो ही गया। भारत के चैनलों ने तो खत्म ही कर दिया था। वो बेचारा आसिफ मुनीर यदि भारत के चैनल देखता होता तो वैसे ही चला गया होता। वो गायब शायद इसीलिए हो गया, हमारे भारतीय हिंदी चैनल ही देखता होगा वो। किम जोंग को तो हिंदी नहीं समझ में आती, लेकिन आसिफ मुनीर को तो समझ में आती है। तो 5 दिन तक श्रोताओं की टीआरपी मिलते हुए जो सारा वातावरण बना था, तो फिजिक्स वाले जानते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, जो जितने जल्दी उबलता है उतने ही जल्दी ठंडा होता है। तो जो जितने उत्साह में गए उतने ही 1 मिनट में निराश हो गए, सीज फायर कर दिया, घुटने टेकिए, पता नहीं क्या 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 क्या। वो एक पे तो बहुत मजा आ रहा था, मैं हंस रहा था। मैंने कहा देखो यही कल तक गुणगान गा रहे थे, यही आज ऐसे कर रहे थे। ऐसे समय समाज को दिशा देने का काम पत्रकारों को करना है। ऐसे कठिन राष्ट्र के संकट के काल में जो धैर्य रख करके अपनी कलम से, अपनी वाणी से और आजकल अपनी उंगली से समाज को सही निर्देश कर सके, वो नारद के गोत्र का पत्रकार है। वह नारद सम्मान के लिए सत्य ही बताना, झूठ नहीं बताना, सत्य ही है। सीज फायर शब्द भारत में प्रयोग ही नहीं किया। भारत के विदेश सचिव ने जो 5:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग किया, आई हैव अ ब्रीफ स्टेटमेंट टू मेक, यहाँ से मिस्री जी का शब्द शुरू हुए थे, और उसमें उन्होंने शब्द प्रयोग किए, उसमें 2 शब्द नहीं थे, सीज फायर शब्द नहीं था,
भारत ने एग्री किया है ये शब्द नहीं था। बड़ा नबातुला स्टेटमेंट पाकिस्तान डीजीएमओ, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को 4:48 पर फोन किया और फोन में सीज फायर उन्होंने किया। ये बात पाकिस्तान ने कही। एंड एन अंडरस्टैंडिंग वाज रीच्ड, ये शब्द प्रयोग है दोनों डीजीएमओ के बीच में। एन अंडरस्टैंडिंग वाज रीच्ड। क्या अंडरस्टैंडिंग? मिस्री जी ने शब्द प्रयोग किया है स्टॉपेज, अंडरस्टैंडिंग फॉर स्टॉपेज ऑफ फायरिंग एंड मिलिट्री एक्शन। ये शब्द सीज फायर शब्द नहीं, क्योंकि टेक्निकली सीज फायर हो नहीं सकता, क्योंकि भारत की डॉक्ट्रिन है वी डोंट फायर, वी डोंट फायर फर्स्ट, वी ओनली रिटेलिएट। आवर वर्क इज टू रिटेलिएट। 7 मई को जो पूरी घटना को समझिए, 6 मई की रात को 7 मई की भली सुबह जो काम भारतीय सेना ने किया, तीनों सेनाओं ने मिलकर के बिना पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश किए अंदर के पाकिस्तान के गहरे अंदर के 9 आतंकवादियों के स्थान नष्ट कर दिए। एक अद्भुत कार्य, पराक्रम था, टेक्नोलॉजी का भी पराक्रम था। इतने वर्षों से इसरो डीआरडीओ ने जो मेहनत की थी, उस मेहनत का भी पराक्रम था। भारत की डिफेंस इंडस्ट्री का अद्भुत पराक्रम का वो प्रतीक। आज सुबह की बैठक में डीआरडीओ में पहले दिनों ने ड्रोन टेस्ट किया। उन ड्रोन टेस्ट पायलट के साथ आज सुबह थापा जी के साथ मेरी बैठक। भारत का पहला ड्रोन, मैंने कहा चलो आपको प्रणाम करते हैं, आपके टेस्टिंग से बने हुए ड्रोन ने काम करके दिखा दिया। जब जैश ए मोहम्मद का जवालपुर का हेडक्वार्टर, अजहर मसूद का घर तबाह कर दिया, खत्म कर दिया। तो जैश ए मोहम्मद पिछले 32 वर्षों से भारत के आग की किरकिरी बना हुआ है। गद्दार के समय जिसको छोड़ना पड़ा था, उसके बाद के सारे आतंकवादी हमलों में जिसका हाथ होने की आशंका थी, उसका घर तोड़ दिया। उसके अंदर घुस करके पाकिस्तान ने अभी बताया उसके 14 रिश्तेदार मारे गए। और अजहर मसूद के नाम से पहले दिन से एक स्टेटमेंट बताया जा रहा है, मैं जानबूझ करके कह रहा हूं, बताया जा रहा है, नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, मैं भी क्यों नहीं मरा। मेरा सौभाग्य रहा 2008 से 2012 तक विवेकानंद केंद्र में मेरा दायित्व विवेकानंद इंटरनेशनल। हाँ जी नमस्कार। मैं मुझे एक प्रोग्राम चलूँ था, प्रोग्राम बड़े लाइव आहे मी मेरे चैनल जाओ जरा लाइव देखो, मेरे चैनल जाओ जरा लाइव चल रहा है प्रोग्राम देख रहा हूँ, बहुत तगड़ा प्रोग्राम चल रहा है। देखो जरा जितना मैं उनको जानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि इस हमले में अजहर मसूद मारा गया। कुछ दिनों बाद पाकिस्तान बताएगा अनआइडेंटिफाइड वीरों ने मार दिया, अज्ञात वीरों ने मार दिया। लेकिन नैरेटिव बना वो जीवित है, बाकी 14 मर गए। लेकिन कितना बड़ा पराक्रम था। लश्कर तैयबा का मुख्यालय तो लाहौर से 6 किलोमीटर दूर मरगके में है, लाहौर से 6 किलोमीटर दूर, और वहां हमला करना वो पीओजेके में नहीं है। पीओजेके को तो पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर को तो हम हमारा ही अंग मानते हैं। 1994 का लोकसभा का पूर्ण सर्वानुमति के साथ, सबकी सहमति के बाद पारित हमारा रिजोल्यूशन है कि जम्मू कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है, उसमें पीओजेके दिया। ये भी पाकिस्तान आता, वो पीओजेके का नहीं था, ये बाकी के स्थान पीओजेके थे। लेकिन भवालपुर और मालवी के ये पाकिस्तान के अंदर थे। इंटरनेशनल बॉर्डर के पार हमला करके हमने हाफिज सईद के लश्कर तैयबा के घर में हमला किया। तीसरा जो भारत को कष्ट देने वाला सबसे बड़ा और आतंकवादी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर से बार बार हमारे ऊपर हमला लॉन्च करता था, वो हिजबुल मुजाहिदीन था। उसके भी मुख्यालय को हमने खत्म किया। जो 9 स्थान हमने खत्म किए थे, 7 तारीख को ये काम हो गया। 22 अप्रैल के हमारे उन सभी वीर गति को प्राप्त भारत के वीरों के
और उस बलिदान का प्रतिशोध उनका गंगा शोधन होने के बाद 14वें दिन पूरा होने के बाद उस रात्रि को ले लिया गया। ये भारत का जो टेक्निकली बोलते हैं उसको हॉट परस्यूट की नीति का पालन किया। हमने बर्मा में भी किया था, म्यांमार में। हमारे वहां पूर्वोत्तर के कुछ टेररिस्ट भारत में काम करके बर्मा में चले गए, हमारी सेना हॉट परस्यूट में पीछे भागी और पीछा करके उनको मारा। वो हॉट परस्यूट के आधार पर 7 तारीख का काम हमने किया था। इसलिए वो प्रेस ब्रीफिंग ध्यान से सुनिए, जो सोफिया कुरैशी ने बात की, जो व्योमिका सिंह ने बात की, उसमें हमने आक्रमण शब्द प्रयोग नहीं किया, उसमें हमने हमला शब्द प्रयोग नहीं किया, उसमें हमने वॉर युद्ध का शब्द ही प्रयोग नहीं किया। जब युद्ध हुआ ही नहीं तो सीज फायर कहां से होगा? हमने शब्द प्रयोग किया था हॉट परस्यूट। हमने आतंकवादियों के ठिकानों को समाप्त किया पहलगाम के हमले के रिएक्शन के रूप में। आप कल्पना कीजिए, वैसे तो संभव नहीं है, वैसे तो पाकिस्तान तो आत्महत्या करे बिना मानेगा नहीं, इसलिए संभव नहीं है, लेकिन कल्पना तो कीजिए। मान लीजिए 7 तारीख की इस भारत की कार्रवाई को, आतंकवादियों के विरुद्ध की कार्रवाई स्वीकार करके 8 तारीख को पाकिस्तान कुछ नहीं करता, तो क्या हम कुछ करते? ये भारत का स्वभाव ही नहीं है। हमने उसी प्रेस ब्रीफिंग में 21 जगह दिखा दी थी कि 9 हो गए, 12 बाकी है, लेकिन वो 12 हम 8 तारीख को नहीं करने वाले थे, हम अपने टाइम से करते और 10 दिन बाद करते। 8 तारीख के बाद जो भारत ने कार्रवाई की है वो सारी रिटेलिएशन की कार्रवाई। पाकिस्तान ने ड्रोन भेजे, पाकिस्तान ने मिसाइल भेजे, पाकिस्तान ने पूंछ में शेलिंग की, हमारे 15 नागरिक मारे गए, हमारे गुरुद्वारे और मंदिर पर हमला हुआ, उसका उत्तर भारत की सेना ने दिया। और पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स को, पाकिस्तान का जो सैन्य का इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको हमने 8 और 9 तारीख और 10 तारीख को हमने उसको टारगेट किया। पाकिस्तान ने मारा, हमने उसका उत्तर दिया। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने एक कार्यक्रम में सुंदरकांड की चौपाई बताई। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी और फल खा रहे हैं और फल खाते समय सुंदर लगता था, वो भी कश्मीरी पंडित थे, भारत के विदेश सचिव, इतना नपे तुले शब्दों में बोलते थे, कहते थे हमने एप्रोप्रिएट, ठीक ढंग से, और हर बार हमने 1.5 गुना मारे। उन्होंने जितना किया उसके 1.5 गुना का उत्तर दिया। सारी उनके हवाई पट्टियां समाप्त कर दी। 2 बची थी तो कल रात को चांस दी थी, तो तब 2 उड़ा दी। अब तुर्कस्तान द्वारा दिए गए उस जहाज के अलावा कोई हवाई पट्टी नहीं बची जहां से F-16 पाकिस्तान उड़ा सके। ये पाकिस्तान की स्थिति। स्कार्डू में उनका जो न्यूक्लियर अड्डा था, उस न्यूक्लियर अड्डे पर आक्रमण नहीं कर सकते थे क्योंकि न्यूक्लियर विस्फोट हो जाएगा तो दिक्कत होगी। उसका जो टनल है जिसमें से मिसाइल बाहर आती है, उस टनल पर आक्रमण किया ब्रह्मोस ने, टनल खत्म कर दिया। आपके मोबाइल में ऐप होगा जो भूकंप की सूचना देता है, भूकंप की सूचना दी 4 रेक्टर स्केल पे 3.8, 4 रेक्टर स्केल के ऊपर भूकंप पाया गया स्कार्डू में, और एक भूकंप ऊपर में हुआ सरगोधा में और स्कार्डू में, दोनों जगह भूकंप की बात आई। ये भूकंप नहीं थे, ये हमारा ब्रह्मोस का भूकंप था। कल शाम को 5:30 बजे 5:30 बजे ये सारा जो मैं बता रहा हूँ सब पता है आपको, कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। कोई मैं गोवाल जी से सीक्रेट जानकारी लेकर के नहीं बता रहा हूँ आपको, सारा ओपन सोर्स में अवेलेबल है। और ओपन सोर्स भी नहीं, केवल पीआईबी और सेना के ट्वीट्स का ही मामला बता रहा हूँ मैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा, क्योंकि मैं इस पूरे इंफॉर्मेशन वॉर में केवल और केवल हमारे भारत की सेना और भारत का पीआईबी, इसी के ऊपर विश्वास करना था। इधर उधर की बातों पर विश्वास ही नहीं करना पड़ा। 90,000 युद्धबंदी बनने के बाद, बांग्लादेश अलग टूट जाने के बाद, आज भी पाकिस्तान के इतिहास में सिखाया जाता है कि 71 का युद्ध पाकिस्तान ने जीता था। उस पाकिस्तान की बातों को कोट करके हमारे देश के कुछ पत्रकार और हमारे देश के कुछ राजनेता भारत की सरकार के ऊपर प्रश्न खड़े कर रहे हैं। तो पाकिस्तान को हारे हुए हर युद्ध को भी जीता हुआ बताने की आदत है। जिसकी हम अपने सत्य को कैसे कब प्रसारित करेंगे? तो कल रात को क्या बदला? कल
मंत्रालय का एक सूचना आती है, विदेश मंत्रालय की सूचना आती है और बाद में सभी मंत्री और सब लोग उसको आगे ट्वीट करते हैं। लगभग 3:30-4 बजे 3:40 3:44 की सूचना है और वो सूचना है कि भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन बदल दी। अभी तक हम टेररिस्ट को हॉट परस्यूट की डॉक्ट्रिन से काम करते थे, इसके आगे से हम प्रत्येक एक्ट ऑफ टेररिज्म को एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे। ये अद्भुत परिवर्तन है अपनी पोजीशन में और ये केवल मोदी जी के लिए नहीं है, आने वाली सभी सरकारों के लिए ये परिवर्तन हो गया। ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल एसओपी बन गया। अब भारत में आतंकवाद होगा तो उसको युद्ध माना जाएगा। इनको समझ में नहीं आया, इतनी अच्छी ठुकाई कर रहे हैं, इतना बढ़िया ढंग से हमारे मिसाइल काम कर रहे हैं, उनका एक मिसाइल अब निशाने पर नहीं लग गया। उनके सारे ड्रोन को हमारे भारत के बनाए हुए आकाश तीर, भारत के डीआरडीओ और इसरो की खुद की खोज, पूर्णतः मेड इन भारत, पूर्णतः आत्मनिर्भर भारत का शस्त्र आकाश तीर के द्वारा हमने, और L-70 के द्वारा, तो बंदूक है L-70, उसके द्वारा हमने ड्रोन उड़ा दिया। इतना अद्भुत काम हमने किया और ऐसा सब कर रहा था। ये बीच में ये क्या हो गया? 4 बजे मैं यहाँ आने के लिए कार में बैठा, मैंने जब वो पढ़ा तो मैं आश्चर्य में ये क्या सूझी। बाद में 5:30 बजे समझ में आया ये क्या सूझी। अमेरिका के साथ में उसके नाक पे हमने वार किया था कि तुम यदि चाहते हो कि हम ये पाकिस्तान के सीज फायर का उत्तर हम न दे तो आगे से तुम्हारी जो डॉक्ट्रिन है वो हमारी डॉक्ट्रिन होगी कि टेररिस्ट एक्ट को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और फिर तुम हमको नहीं रोकोगे। अमेरिका के सामने घुटने नहीं टेके हैं भारत ने। मोदी जी ने तो ट्रंप का फोन ही नहीं उठाया। रूबियो हमारे एनएसए से ही बात करते रह गए और बाद में पाकिस्तान का एनएसए 4 दिन से भारत के एनएसए के साथ फोन पे बात करने की कोशिश कर रहा है। नहीं की हमने। डीजीएमओ टू डीजीएमओ लेवल के ऊपर निर्णय करवाया। इतनी बड़ी चट्टाक सारे विश्व को। चाइना तैयार बैठा था युद्ध में कूदने के लिए और शाम को डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ टोटल पे उसका संदेश आया और चाइना ने अपना बना बनाया प्रेस नोट पीछे ले लिया। इसलिए पाकिस्तान ने मुंह की खाई। पाकिस्तान ने कहा चाइना ने सपोर्ट डिक्लेयर किया। चाइना ने कभी डिक्लेयर ही नहीं किया, लेकिन हम सत्य को बिना जाने हमारे लोगों ने रिपोर्ट किया। हमारे अखबारों में आया कि चाइना खुल करके आ गया पाकिस्तान के साथ। चाइना खुल करके नहीं आया पाकिस्तान के साथ। ये युद्ध के समय में संवाद और संचार का मैंने एक भी बात आपको ना एक्स्ट्रा बताई, ना एक्सैजरेटेड बताई, ना असत्य बताई, केवल तथ्य बताए। कल शाम को 5:30 बजे कुछ नहीं बदला। हमारे भारत सरकार ने अमेरिका को उल्लू बनाया क्योंकि हमारा सिद्धांत तो वही रहा, कहीं में मारो तो ही में मारो। और हमको पूरा विश्वास था कि पाकिस्तान संयम नहीं रख सकेगा, पाकिस्तान तोड़ेगा। दो एयरफील्ड बची थी, 2 हवाई पट्टियां बची थी, F-16 उड़ सकता है ऐसी। 8:30 बजे श्रीनगर के ऊपर, माता वैष्णो देवी के ऊपर ड्रोन आया, श्रीनगर के ऊपर शेलिंग हुई, बम्बार्डमेंट हुई और 9:30 बजे हमने जाकर के वो बची हुई 2 हवाई पट्टियां भी उड़ा। क्या मतलब भाई? 9 तारीख में और 10 तारीख में रात को 3:30 बजे पेशावर के ऊपर हमला किया भारत ने। आज में यदि पाकिस्तान हमला करेगा तो हम जाकर ठोकेंगे। कुछ नहीं बदला है, केवल ट्रंप दादा को बता दिया चौधरी जी आप अपना हुक्का पियो, पाकिस्तान को हम संभालेंगे, दुनिया की ठेकेदारी मत करो। आज चल रहा है व्हाट्सएप पे कि महाभारत में जब निकले युद्ध और शांति वार्ता के लिए कृष्ण कि 5 गांव मांगूंगा, सारे लोगों से वचन लिया मेरे को पूरा फावरा बटर नहीं दो, मैं जाके दुर्योधन से जो समझौता करूंगा तुमको मानना पड़ेगा। बड़ा अद्भुत प्रसंग है। युधिष्ठिर तो तैयार बैठे थे शांति वार्ता के लिए, भीष्म और अर्जुन को समझाना पड़ा, सहदेव ने तो माना ही नहीं। सहदेव ने तो योग विद्या से कृष्ण को और बंदी बना दिया, नहीं जाने दो। और तब कृष्ण को अपनी योग विद्या से सहदेव को समझाना पड़ा।
द्रौपदी विचलित हो गई। द्रौपदी ने कहा मेरे प्रतिशोध का क्या होगा, मेरे अपमान का क्या होगा, युद्ध नहीं हुआ तो भीम की प्रतिज्ञा कैसे पूरी होगी, ये मेरे बाल वेणी में कैसे बनेंगे। कृष्ण कहता है चिंता मत कर द्रौपदी। याज्ञसेनी शब्द प्रयोग किया है उस समय। द्रौपदी के अनेक नामों में से इस वचन के समय महाभारत में कृष्ण ने उसके यज्ञ से जन्म होने के तेज को याद दिलाते हुए कहा, याज्ञसेनी मां शुक्र, चिंता मत कर, मुझ पे विश्वास मत रख, दुर्योधन पे विश्वास रख, वो शांति ना होने देगा। पर कृष्ण को शांति वार्ता की नौटंकी करना आवश्यक था। कल वही हुआ। 5 गांव ऐसे स्ट्रेटेजी मांगे थे कि दुर्योधन क्या खुद युधिष्ठिर होता तो भी वो वाले 5 गांव तो देता ही नहीं, तो हस्तिनापुर को घेर लेते। ऐसा ही प्रपोजल दिया था जिसको मना ही किया जाएगा। इसी को कूटनीति। कल डीजीएमओ टू डीजीएमओ मिलने वाले सोमवार को। अभी आधे घंटे में पाकिस्तान ने फिर से शांति कर दी हमको एक अवसर दे करके। आज फिर थोड़ा आधा पौन घंटा फायरिंग करेगा, हमको फिर थोड़ा सा दो चार टारगेट हमारे बचे हैं वो पूरे करने देगा। विश्वास रखो दुर्योधन पे। वही आसिफ मुनीर का अवतार लेकर के प्रकट हुआ है। शंका न करो, अपने नेतृत्व पे शंका न करो, निराश न हो, फ्रस्ट्रेशन मत निकालो ट्विटर पे। एक भारत, समर्थ भारत, संकल्पित भारत, दृढ़ भारत, अपने नेतृत्व पर विश्वास भारत, संकेत हमारे संदेशों में से जाए। ये नारद जी का काम, ये नारद जी ने किया। एक कंस के मन में शंका डालने का काम किया मथुरा में। 8वां पुत्र देवकी का। कंस ने कहा ठीक है 8वें को मारूंगा। पहला होते ही आकर के कहा अरे ये देवता बड़े गड़बड़ होते हैं, 8वां पहले में भी आ सकता है, किस तरफ से 8वां ये बताया नहीं है। किसी ने पूछा महाराज जी को ये क्या कर रहे हो, बोले इसका पाप का घड़ा भरने में कुछ बाकी है, ये 7 मारेगा तो भरेगा, इसलिए निपटवा दो इसका। कहा क्या बोलना, कैसे बोलना, 2 बातें याद रखनी। देश को तोड़ने वाला लिखना नहीं, देश को तोड़ने वाला बोलना नहीं। समाज का आत्मविश्वास घटाने वाला बोलना नहीं, हमें समाज का आत्मविश्वास घटाने वाला लिखना नहीं। ये 2 बातें लिख लो तो चलेगा। शिवाजी से गप्पे मारते थे, भगवान भी कहते थे। हाँ मैंने कहा मेरे चैनल पर जाके लाइव आओ, लाइव प्रोग्राम दिखा रहा हूँ मैं यहाँ से। जो आज प्रोग्राम होना था ना लाइव दिखा रहा हूँ, चैनल पर जाके लाइव होगा, देखो कहीं पे। हाँ देखो तो। ओके। पुत्र मोह में द्रोणाचार्य बैठ जाएंगे तब धृष्टद्युम्न जाकर के उनको मारेगा, अन्यथा द्रोणाचार्य को मार नहीं सकते। जब तक उनके हाथ में शस्त्र है द्रोणाचार्य को मारना असंभव है, और शस्त्र उनका नीचे गिरेगा केवल एक ही बात से, पुत्र मोह में। पहले वचन दिया है कृष्ण ने युद्ध के प्रारंभ में, मैं जो बोलूंगा वो करोगे। आज्ञाओं का इन्हें से कृष्ण है ना। युधिष्ठिर ने कहा मैंने सत्य बोलने का वचन लिया, कैसे झूठ बोलूं। कृष्ण ने कहा सच ही बोल दे भाई। भीम को कहा मार वो अश्वत्था नाम का हाथी। भीम ने उठाई गदा दी है, वो हाथी मर गया। बोले अब अश्वत्थामा मर गया, अब तो जाके बोल अश्वत्थामा मर गया। तो बोले मुझे बताना पड़ेगा, कुंज रहा हाथी है। युधिष्ठिर अर्ध सत्य को भी तैयार नहीं हुआ। कृष्ण ने कहा वाह रे भाई, बोलना सिर्फ क्रम अलग बदल देना, क्योंकि अंग्रेजी या हिंदी जैसे क्रम बदलने से, क्लॉज इधर के उधर होने से संस्कृत में अर्थ नहीं बदलता। संस्कृत में कर्ता, कर्म और क्रिया आगे पीछे होने से भी अर्थ वही रहता है। ये संस्कृत के वैज्ञानिकता है भाषा। तो कृष्ण ने कहा बोलना कुंजरा, लेकिन अंत में बोलना, पूरा वाक्य बोलना। अश्वत्थामा हतः कुंजरा, नरोवा कुंजरवा नहीं बोला युधिष्ठिर ने, पूर्ण सत्य बोला। अश्वत्थामा हतः कुंजरा, वो जो बीच में पॉज था उसमें तो द्रोणाचार्य गए पुत्र मोह में। और कुंजरा जब इसने बोला तब कृष्ण ने पंचजन्य फूंक दिया, सुनाई नहीं दिया। ओरिजिनल महाभारत पढ़ी है।
ये है सत्य घटना। फिर हमारे जैसे तर्क वाले ने पूछा आचार्य को, फिर युधिष्ठिर का रथ जो 4 इंच ऊपर चलता था वो नीचे क्यों आया? भगवत गीता में उत्तर दिया है, संशयात्मा विनश्यति। कृष्ण पर शंका ली इसलिए विनाश हुआ। जब राष्ट्र के नेतृत्व पर आपके मन में शंका आती है तो आपका विनाश निश्चित है। नहीं करना, दृढ़ विश्वास के साथ संचार, दृढ़ विश्वास के साथ संवाद, सर्वत्र संचार, जन जन में संचार, अधिक से अधिक लोगों तक संचार, अधिक से अधिक लोगों तक संवाद, क्योंकि संवाद से ही राष्ट्र का निर्माण होता है, बिना संवाद के निर्माण नहीं होता। संवाद से ही विचार का निर्माण होता है, संवाद से ही विमर्श का निर्माण होता है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, अभी जो युद्ध चलता है वो केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं है, हमने टेक्नोलॉजी का युद्ध देखा, गल्फ कंट्री में देखते थे, वैसे ही अभी हमने पिछले 5 दिनों से देखा। और मुझे तो रामानंद सागर के रामायण की याद आ रही थी, तीर पे तीर चले, इधर से तीर उधर से तीर, और ये आकाशदीप गया, ये उड़ाया उसने, हमने देखा है अपने आंखों के सामने। ऐसा राम रावण युद्ध हुआ होगा वो प्रसंग देखे हैं। लेकिन युद्ध केवल रणभूमि में नहीं होते आज युद्ध सूचना के स्तर पर होते, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है। झूठ को परोसा जाता है और सारे विश्व के मीडिया के सामने झूठ परोसा जाता है। राफेल गिरा दिया, स्काई न्यूज की पत्रकार पूछती है रक्षा मंत्री को, क्या आपके पास साक्ष्य है? वो कहता है सोशल मीडिया देख लो। पाकिस्तान का डीजी आईएसपीआर, डायरेक्टर जनरल, और जो पब्लिक रिलेशंस है पाकिस्तान का, वो भारत के नेताओं के वीडियो बता करके विश्व को समझा रहे, 7 देशों के राजनयिक सामने बैठे और उनको खड़गे का वीडियो दिखा करके बता रहे थे, वो भारत वाले ही कह रहे हैं कि पहलगाम में भारत की सरकार की गलती थी, हमारी नहीं। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हम में से प्रत्येक योद्धा है, हम में से प्रत्येक के हाथ में सूचना का और ब्रह्मास्त्र है। हमारे पास भी ब्रह्मोस है, हमारे पास भी पिनाक है। लगता है चाइना से खरीदा हुआ वीवो ओप्पो देख देना यदि हो, क्योंकि उसी से J17 खरीदे थे अमेरिका और पाकिस्तान को J17 और J10 जो दिए, JF17 और J10 जो दिए हैं जेट, वो तुम्हारे ओप्पो और वीवो के पैसे में से दिए हैं। यदि उन J17 से हमारे भारत का कोई सैनिक वीरगति को प्राप्त होता है तो उसका रक्त तुम्हारे ऊपर है, यदि चाइना का मोबाइल आपके जेब में पड़ा हुआ है। इससे चाइना का माल अपने घर में खरीदते हो, तो आप भी उतने ही दोषी है। युद्ध प्रत्येक सैनिक को नहीं, युद्ध प्रत्येक नागरिक को लड़ना होता है। युद्ध सूचना का, वो युद्ध जानकारी का युद्ध है, इसमें सब जानकारी उपलब्ध है। सत्य को जानने की आस रख करके तथ्य के द्वारा ही मिथ्या का प्रतिपादन तोड़ा जा सकता है। फेक कैन बी फॉल्ट विथ फैक्ट, इसमें फैक्ट चेक होता है। ऐसे पत्रकार कारगिल वॉर के समय नितिन गोखले का आज भी यूट्यूब चैनल उनका देखो, एनडीटीवी में था। एनडीटीवी में एक बरखादत थी कारगिल में और दूसरा नितिन गोखले था। एक ही एनडीटीवी पे हुआ, 2 अलग अलग प्रकार की रिपोर्टिंग, राष्ट्र विरोधी और राष्ट्र हित की आप देख सकते हैं। आज शिवरूर है, इतनी बड़ी बड़ी मूछें और नीचे पूछ लगा करके वहां जाकर के क्या बात कर रहा है बॉर्डर, इतना अच्छे से बातों को तथ्यों को रखता है। नहीं है ऐसा नहीं, बहुत हो गया। तथ्य जानने के लिए सही फैक्ट्स को जान करके और फेक के साथ में लड़ा जा सकता है। हम में से प्रत्येक कर सकता है। और ये युद्ध केवल अभी नहीं, पहलगाम के बाद नहीं, ये युद्ध तब नहीं जब सेनाएं और सीमा पर डटी हो। ये युद्ध सतत चलने वाला युद्ध है। 24 घंटे 7 दिन विश्राम नहीं लेते फेक न्यूज वाले। गृह राज्य को इतना पैसा मिलता है कि उसको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है। हम अपने काम में से समय लेकर के इसका उत्तर देने वाले योद्धा बनना पड़ेगा।
क्योंकि तंत्र बदलने से पहले विचार बदलना पड़ता है। समाज का विचार एक होता है, समाज का मन एक होता है, समाज का संकल्प एक होता है, तब राष्ट्र खड़ा होता है। और उसकी जिम्मेवारी केवल प्रधान सेवक पर नहीं, उसकी जिम्मेवारी इस राष्ट्र के प्रत्येक अंग पर है। रोज प्रार्थना में हम संघ में बोलते हैं, हिंदू राष्ट्रांग भूता, हम राष्ट्र के अंग हैं। जैसे शरीर का प्रत्येक अंग शरीर के हित में काम करता है, एक एक कोशिका, एक एक सेल शरीर के अनुशासन का पालन करती है। और कोई एक सेल कह दे कि मैं शरीर के अनुशासन का पालन नहीं करूंगी, हर क्षण एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म चलता है, क्षय और अपचय शरीर में सतत चल रहा है। लाखों कोशिकाएं जन्म ले रही है, लाखों कोशिकाएं मर रही है, उनका स्थान लेने के लिए लाखों कोशिकाएं जन्म ले रही है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी इसी को कहते हैं, यही मेटाबॉलिज्म है, कोशिकाओं का मरना और कोशिकाओं का जन्म लेना। जब कोई एक कोशिका कहती है शरीर के लिए मैं नहीं मरूंगी, व्हाई शुड आई डाई, नहीं मरूंगी मैं, जब शरीर के लिए कोशिका मरने को मना कर देती है तब उसे मैलिग्नेंसी कहते हैं, तब उसे विकार कहते हैं। और तब वो कोशिका मल्टीप्लाई होती है और ट्यूमर बनता है, वो ट्यूमर गांठ बनती है। डॉक्टर बायोप्सी करते हैं और कहते हैं अरे इनको तो कैंसर हो गया। कैंसर का कोई जीवाणु नहीं होता, कैंसर कोई बाहर से आने वाला रोग नहीं है, कोई विषाणु आकर के कैंसर नहीं करता। आपकी शरीर की कोशिका जब शरीर का अनुशासन पालन करने से मना कर देती है तब वो कैंसर होती है। हम भी तो भारत माता की कोशिका है, सैनिक बलिदान देने को तैयार है, सैनिक अपना जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार है। क्या आप अपने जीवन का कुछ क्षण भारत माता के लिए लगाने को तैयार हैं? क्या आपका प्रत्येक संदेश, आपकी प्रत्येक रील, आपका प्रत्येक वीडियो, आपके व्हाट्सएप का प्रत्येक अग्रेशन फॉरवर्ड हम ही अपने देश को तोड़ने वाले फॉरवर्ड करते हैं। अब ये पहलगाम के बाद में वो एक लड़की का वीडियो बना करके पाकिस्तान ने बना करके डाला था, फैक्ट चेक हुआ, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पार्ट था कि एक कोई सब्जी या कुछ बेचने वाली लड़की, कश्मीर की लड़की है ऐसा बोल करके उसका इंटरव्यू कि हमारा तो दिल पाकिस्तान में है। आपने भी फॉरवर्ड किया होगा देशभक्ति के नाम पर, पाकिस्तान के वीडियो भी हमने फॉरवर्ड कर दिए कि कश्मीर वाले तो पाकिस्तान के साथ है, ये बोलने के लिए थोड़ा तो विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर के रहने वाले पाकिस्तान को प्रेम करते हैं, ये प्रोपेगेंडा, ये नैरेटिव, ये विमर्श किसके काम का है, भारत के या पाकिस्तान के? ये तो सोचते। जैसे दोवाल जी कहा करते थे, मैंने कहा ना हाथ बांध के युद्ध मत करो, दोवाल जी कहते थे। मैंने कहा क्या कहना चाह रहे हो? बोले कसम खा रखी है, सच बोलेंगे। वो धर्मराज युधिष्ठिर का मैंने उदाहरण बताया। दोवाल जी कहते मैंने सच बोलने की कसम नहीं खाई है, मैंने देश हित में बोलने की कसम खाई है। जो बोलूंगा राष्ट्र हित में बोलूंगा। सत्यम ब्रूयात राष्ट्राय ब्रूयात, न ब्रूयात राष्ट्रीय सत्यम। जैसे पत्रकार का काम केवल सच दिखाना नहीं है, पत्रकार का काम राष्ट्र के लिए पत्रकारिता करना है। यह नारद जयंती का संदेश है। और हम में से प्रत्येक को फॉरवर्ड करने से पहले सोचो भाई, तथा कथित देशभक्त राइट विंग आजकल शब्द आया, इंटरनेट हिंदू, पता नहीं क्या क्या बोलते जाते। आर्टिकल 30A कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि आप रामायण महाभारत नहीं सिखा सकते, लेकिन मदर से है ना, सुना है ना भाषण आपने? आर्टिकल 30A नाम का कोई आर्टिकल ही नहीं है और संविधान में कोई आर्टिकल नहीं है जो रामायण महाभारत पढ़ाने से रोकता। संविधान में जो आर्टिकल 29 है वो कहता है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन नॉट बी टॉट इन द इंस्टीट्यूशनल व्हिच आर स्पॉन्सर्ड बाय द स्टेट। सरकारी अनुदान पर चलने वाले शिक्षा संस्थानों में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। रामायण महाभारत रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं है। पूजा कैसे करना, कर्मकांड कैसे करना, यज्ञ कैसे करना, ये नहीं पढ़ा सकते। नमाज कैसे पढ़ना, ये नहीं पढ़ा सकते। कोई संविधान में आर्टिकल नहीं है, लेकिन हमारे अंदर खड़ा कर दिया जाता है। हम खुद ही अपने हाथ बांध रहे हैं, क्यों नहीं सिखा सकते रामायण महाभारत? सिखाया जा रहा है इस देश में 60 वर्षों से IIM में रामायण सिखाई जा रही है, भगवत गीता सिखाई जा रही है। प्रोफेसर अनिल चक्रवर्ती IIM कलकत्ता के सेलिब्रेटेड प्रोफेसर है।
गीता एंड मैनेजमेंट के ऊपर पिछले 50 वर्षों से विचार। प्रोफेसर महादेवन, आई एम बैंगलोर के इलस्ट्रेटेड प्रोफेसर। गीता एंड मैनेजमेंट के उनके 6 कोर्सेज IIM में चलते हैं। भारत के अनेक विश्वविद्यालयों में गीता रामायण पढ़ाई जाती है, कोई संविधान नहीं रोकता है, लेकिन हम मूर्खता पूर्ण फॉरवर्ड करते हैं बिना विचार किए। कल्चरल मार्क्सिज्म का प्रारंभ करने वाला एंटोनियो ग्राम्सी अपने नोट्स में लिखता है कि कल्चर को कैसे तोड़ा जाए, तो उसमें वो लिखता है एक कोर होगा, एक इनर सर्कल होगा, एक आउटर सर्कल होगा, और वो सारा लिखते समय एक भाषा में वो एक शब्द प्रयोग करता है, एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ यूजफुल इडियट्स इन द सोसाइटी। समाज में बहुत उपयोगी मूर्ख होते हैं, उनका उपयोग कीजिए। इसलिए फॉरवर्ड करने में युद्ध चल रहा है, ध्यान रखिए। 24 घंटे विश्व में सूचना का युद्ध चल रहा है, इंफॉर्मेशन वॉर चल रही है। उससे भी आगे साइको परसेप्शनल वॉर चल रही है। गूगल कीजिए, विकिपीडिया पे मिलेगा व्हाट इज साइको परसेप्शनल वॉर। परसेप्शन क्रिएट किया जाता है, कल से परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है, और हमारे देश के पत्रकार और नेता उसको रीट्वीट कर रहे हैं और बता रहे, विदेशों के उस वीडियो को बता रहे जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अमेरिका के पास गया था। क्या जाएगा, हम तो टोक रहे थे, तो मार खा रहा था वो जाएगा ना। हमारे लोग मोदी विरोध में राष्ट्र विरोधी कब हो जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए एक भी अग्रेषण करने से पहले चेक कीजिए। वो काम विश्व संवाद केंद्र का है। विश्व संवाद केंद्र आप तक जो सूचना पहुंचाता है वो जांची परखी है, उसको आगे बढ़ा सकते हो आप। कोई सूचना आपके पास है, आपको लगता है इसको क्या करना, इन नारद जी के पास भेजिए। ये नारद जी बताएंगे, बेटे ये बताएंगे कि राष्ट्रहित में है कि नहीं। फैक्ट चेक कराइए, क्योंकि पूरे देश में योद्धा हमारे पास है जो 24 घंटे फैक्ट चेक करने को तैयार बैठे, जिनके पास टेक्नोलॉजी है, जिनके पास जानकारी है, वो तुरंत बता देते हैं ये कौन सा वीडियो। राफेल गिराने के 6 वीडियो पाकिस्तान ने डाले, हमारे वीरों ने फैक्ट चेक करके बता दिया। एक पराली जलाने का वीडियो था, एक यमन के अंदर कोई वीडियो था, एक गैस सिलेंडर फटने का वीडियो डाल दिया। ये युद्ध केवल युद्ध के समय नहीं चलता, ये युद्ध सतत चलने वाला युद्ध है। इस युद्ध का नाम विमर्श का युद्ध है। पूरे महाभारत में कृष्ण ने ये युद्ध जीता है। इसलिए कृष्ण जाकर के शांति की वार्ता करने गए थे, क्योंकि नैरेटिव नहीं होना चाहिए कि पांडवों ने आक्रमण किया। अवसर दिया तुमको भाई, इसलिए डोनाल्ड ट्रंप को कर मजे करने दिए। चल ले पाकिस्तान को तुरंत सीजफायर ब्रीच करेगा, फिर हम देखेंगे। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में बहुत बातें करनी पड़ती है। अपने नेतृत्व और विश्वास रखिए, जितनी देशभक्ति आप में है उससे कम तो मोदी जी में नहीं है। जितनी चिंता आपके मन में उससे कम तो अमित शाह में नहीं है। जितनी बुद्धि आप में है और रणनीति, ऐसा कर देना चाहिए, ऐसा कर देना चाहिए, जो आप उपदेश देते हो, उससे कम तो राजनाथ सिंह और डोभाल जी में नहीं है। विश्वास रखो बंधु, स्ट्रेटेजी हमसे ज्यादा वो जानते हो। मैं 3 वर्ष उनके साथ काम किया हूँ, मैं जानता हूँ वो आदमी कितना खतरनाक ढंग से बात करता है। एम्बेसडर ब्लैकविल मिलने आए उनसे, अमेरिका के भारत में जो एम्बेसडर रहे बहुत वर्षों तक, अभी गांधी जी फाउंडेशन में है, वो डोभाल जी से मिलने आया। मैं सेक्रेटरी था, मैं कोई ऐसी सारे जो सेंसिटिव भेंट दी नहीं करता था, मैं साथ में बैठा था। ब्लैकविल ने कहा है व्हाट अ डॉक्ट्रिन फॉर आप पाक रीजन, अफगानिस्तान पाकिस्तान के लिए मेरे पास डॉक्ट्रिन है टू हैव स्टेबिलिटी। डोभाल जी ने कहा क्या डॉक्ट्रिन है, उसने कुछ बताया। अब डोभाल जी ने कहा ये पागलों जैसी बात मत करो, बी रियलिस्टिक। ब्लैकविल इतनी इज्जत करता था, उन्होंने गालियां दी उसको। यू अमेरिकन्स डोंट अंडरस्टैंड पाकिस्तान, यू आर बिगेस्ट फूल्स, योर CIA इज फूलिंग यू, वगैरह वगैरह वगैरह। ओसामा बैठा रहा और तुमको पता नहीं चला। और उसके बाद ब्लैकविल ने कहा करना क्या चाहिए। डोभाल जी ने कहा 4 टुकड़ों में बांट दो, अफगानिस्तान अलग कर दो, बलूचिस्तान अलग कर दो, केवल पंजाब पाकिस्तान रह जाए, 4 टुकड़े हो जाए तो अच्छा। ब्लैकविल ने वापस अमेरिका जाकर के ब्लैकविल डॉक्ट्रिन ऑफ आपा, यदि आप गूगल करोगे आपको लेख मिल जाएगा। अभी शायद हटा दिया कार्नेगी ने, कार्नेगी फाउंडेशन के लेख था, और उस लेख में और ब्लैकविल ने लिखा 2010 के नवंबर की बात है।
ब्लैकविल ने लिखा कि 4 टुकड़ों में आसपास रीजन को बांट देना ही उपाय है। सुबह सुबह सतीश चंद्रा जो पहले डेप्यूटी एनएसए थे, वो हमारे डिस्टिंग्विश फेलो थे। सीडी साय जो रॉ के चीफ थे, जो वीआईएफ में डिस्टिंग्विश फेलो थे, वो सब, और रवि साहनी जो डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस रहकर के रिटायर्ड हुए, जनरल साहनी, रवि साहनी, वो तीनों चारों सुबह सुबह आ गए डोवाल जी के कक्ष में। अरे मजा आ गया, ब्लैकविल ने ये कहा, वो किया, और 2-2.5 घंटे तक सब बैठे, और मेरा काम उसमें नोट्स लेने का, सेक्रेटरी था, नोट्स लेता था, और 4 घंटे तक चर्चा चली जिसके ऊपर लेख लिखना चाहिए। वीआईएफ के वेबसाइट पे vifindia.org वेबसाइट जाकर के देख लीजिए, लेख होना चाहिए ब्लैकविल के ऊपर। तो सब में क्या लेख लिखना होगा, सारी चर्चा हुई। चर्चा होने के बाद कई बार कौन लिखेगा, एक एक कैंसिल होते होते फिर बाद में डोवाल जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, फिर तुम कोई नहीं लिख रहे हो तो मैं ही लिखूंगा। सब चले जाने के बाद डोवाल जी ने मेरे को डिक्टेट किया, मैंने टाइप किया, और टाइप किया तो वो लेख था ब्लैकविल को गालियां देने का। ये ब्लैकविल डॉक्ट्रिन सबसे बड़ी मूर्खता है। पाकिस्तान के टुकड़े करने से ये हमारा सरदर्द बढ़ा देंगे। 1971 में बांग्लादेश बना दिया तो वो देखो 2 सरदर्द हो गए, ऐसा लेख डोवाल जी ने लिखा, और वो रात को 12:30 बजे डोवाल जी की वेबसाइट पे मैंने डाला। डोवाल जी ने कहा सुबह तक सबसे ज्यादा पाकिस्तान की रिएक्शन आएगी। सुबह 6:30 बजे टुंग करके नोटिफिकेशन बजा, मैंने देखा क्या है, डॉन जो पाकिस्तान का अखबार है उसने लिखा, if Doval is saying that it is not good for India, that means it must be good for Pakistan. ब्लैकविल का फोन आया, बोले मेरे को आइडिया तुमने दिया, गाली भी तुम्हें दे रहे हो। विश्वास रखो भाई, वो जो बोलते हैं वो नहीं करते, और जो नहीं बोलते वो जरूर करते। इसलिए अपने नेतृत्व पर विश्वास रखो और अपने संवाद के तंत्र को राष्ट्र निर्माण में लगाओ, राष्ट्र का मानस बनाने में लगाओ। निराशा से भारत को बाहर निकालने का काम आप सकता है, वो कार्य हमको करना है। कभी ये देश निराश न हो जाए, क्योंकि युद्ध मन से जीते जाते हैं, युद्ध संकल्प से जीते जाते हैं। पहले तो हमारी टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से कमजोर थी, फिर भी 71 में हमने हमारे नेट विमानों से सेबर जेट को हरा दिया था। हमारे मिराज ने, अभिनंदन ने मिराज के साथ F-16 गिरा दिया था, क्योंकि ताकत मशीन की नहीं होती, ताकत टेक्नोलॉजी की नहीं होती, ताकत मन की होती है। और वीरों के मन का संकल्प राष्ट्र के संकल्प से बनता है, और वो संकल्प को बनाने का काम नारद का काम है। वह कार्य हम सब लोग करें, इसी प्रार्थना के साथ